हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज हम लोग जो बात करने वाले वो करेंगे अपवाद अंतर में आगे की। हमने राजस्थान की भूगोल स्टार्ट की थी, राजस्थान की भूगोल की हमारी मुहिम चल रही थी, ठीक है। तो उसमें हमने कंप्लीट कर लिए थे हमारे दो टॉपिक। एक तो आपका परिचय वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। पूरा परिचय मैंने अच्छे से पढ़ा है, सभी जिलों को, नवीनतम जिले 41 जिले और 7 संभागों के अनुसार मैंने परिचय पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े थे और भौतिक प्रदेश पढ़ने के बाद हमने अपवाद तंत्र स्टार्ट किया था। राजस्थान के अपवाद तंत्र में हम लोग नदियां पढ़ रहे थे। उसमें 3 प्रकार के अपवाद तंत्र की बात की थी। एक तो अरब सागरीय अपवाद तंत्र, एक बंगाली खाड़ी का अपवाद तंत्र और एक आंतरिक अपवाद तंत्र। हमने अरब सागर के अपवाद तंत्र की संपूर्ण जो नदियां हैं उसकी बातें कर ली थी, ठीक है। उसके बाद हमने बंगाली खाड़ी का अपवाद तंत्र शुरू किया था। बंगाली की खाड़ी में हमने चंबल नदी पूरी पढ़ ली थी और चंबल नदी के बाद बनास नदी हमारी चल रही थी। बनास नदी में हमने बनास नदी और उसके त्रिवेणी संगम और कहाँ से निकलती है, उद्गम कहाँ होता है, बहाव क्षेत्र कहाँ है, उन सब की हम लोग चर्चा कर ली है। और हम लोग बात कर रहे थे इसकी सहायक नदियों की, कि सहायक नदियां कौन कौन सी है और मेन जो सहायक नदियां उनके बारे में पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। चलो स्टार्ट करते हैं। आयड नदी हमारी थोड़ी बहुत कंप्लीट हो चुकी थी। आयड नदी एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। सहायक नदी हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, सहायक नदी में हम दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। सभी नदियां जो मेन है उनकी हम डिटेल जानेंगे और जानने का प्रयास करते हैं। आ जाओ। तो हमारी जो चल क्या रहा था, बंगाली खाड़ी का अपवाद तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र, ठीक है। और बंगाली खाड़ी के अपवाद तंत्र में हमने चंबल नदी तंत्र की बात कर ली, ठीक है, हो गया हमारा कंप्लीट। और बनास नदी तंत्र की बात चल रही थी, ठीक है। और इसमें हमारी जो नदी चल रही थी, बनास नदी की सहायक नदियां चल रही थी। बनास नदी की सहायक नदियों की डिटेल हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे बनास नदी की सहायक नदियों के बारे में। और सबसे पहले जानेंगे आयड या फिर बेडज नदी के बारे में, कि इस नदी को आयड नदी कहाँ कहते हैं, बेडज इसका नाम कैसे पड़ता है, उन सभी की डिटेल्स चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो आयड नदी निकलती है आपकी, इसका उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से। उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियों से। और गोगुंदा की पहाड़ियां कहाँ है, यह है उदयपुर में। कहाँ है, उदयपुर में आपकी गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। और यहाँ से जिस नदी का उद्गम होता है वो नदी कौन सी है आपकी, आयड या फिर बेडज नदी, ठीक है। उदयपुर से निकलने के बाद इसका बहाव क्षेत्र देखते हैं। बहाव क्षेत्र, उदयपुर, उदयपुर से निकलकर ये जाती है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, और बिगोद भीलवाड़ा में ये बनास नदी में मिल जाती है। बिगोद जो कि कहाँ है, भीलवाड़ा। बनास नदी में मिल जाती है, बिगोद भीलवाड़ा में। ये इसका प्रवाह चित्र आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये निकली, ये कौन सी पहाड़ियां हैं, गोगुंदा की पहाड़ियां, ठीक है। गोगुंदा की पहाड़ियों से निकली आपकी कौन सी नदी, आयड। ये कौन सी नदी है, आयड नदी। और उदयपुर में ही एक झील है, उदयसागर झील। कौन सी झील, उदयसागर झील, जो कि कहाँ है, उदयपुर में ही है। उदयपुर, ये नदी जब उदयसागर झील में गिरती है और गिरने के बाद जिस नदी का उद्गम होता है, या फिर वो नदी तो वही है, पानी तो वही है, लेकिन उदयसागर झील में गिरने के बाद ही जब नदी निकलती है तो इसका नाम बेडज पड़ जाता है, ठीक है। इसका नाम बेडज कब होता है, उदयसागर झील में गिरने के बाद। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक इसमें बांध बना हुआ है, ठीक है। और वो बांध कौन सा है, वो बांध है गोसुंडा बांध। कौन सा है, गोसुंडा बांध है। और गोसुंडा बांध कौन से गांव में है, अप्पावास गांव, अप्पावास गांव में है। और जिला कौन सा आता है, चित्तौड़गढ़, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है।
चित्तौड़गढ़ जिले में अपवास गांव में वो सुंडा बांध बना हुआ है। कौन सी नदी पे? आयड या फिर बेड़च नदी पे। ठीक है, और आयड या बेड़च नदी किसकी सहायक नदी है? बनास नदी की। ठीक है, नोट करो आप। नेक्स्ट हमारी कौन सी नदी है दूसरे नंबर की? वो है गंभीरी। गंभीरी नदी। ठीक है, इस गंभीरी नदी का उद्गम कहां से होता है? उद्गम इसका एमपी से होता है, और एमपी में एक पहाड़ियां हैं, जावद की पहाड़ियां। जावद की पहाड़ियां, ये कहाँ है? एमपी में है। यहां से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और एमपी से निकल कर यह नदी चित्तौड़गढ़ में बनास में मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है आपकी दो नदियों के संगम पर, और दो नदियां कौन सी है? एक तो हमने पढ़ी अभी, आयड नदी, आयड या फिर बेड़च, और एक गंभीरी, ये आपकी गंभीरी नदी। इन नदियों के संगम पर कौन सा जो किला बना हुआ है, दुर्ग बना हुआ है, वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, गंभीरी नदी उद्गम जावद की पहाड़ियां एमपी से निकलती है। एमपी से निकलने के बाद ये चित्तौड़गढ़ में बहती हुई बनास नदी में मिल जाती है, और इस पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है आयड और गंभीरी नदियों के संगम पर। ठीक है, नोट करो। बात करते हैं अगली नदी की। तीसरी नदी की बात करते हैं, कोठारी नदी। कोठारी नदी। कोठारी नदी निकलती है आपकी दिवेर की पहाड़ियों से। दिवेर की पहाड़ियों से। दिवेर की पहाड़ियां कहाँ है? राजसमंद। यहां से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और बहाव चित्र हम देख लेते हैं इसका। बहाव क्षेत्र, एक तो राजसमंद, राजसमंद की बात ये जाती है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद एक भीलवाड़ा में गांव पड़ता है, नंदराय गांव, जो कि कहाँ है? भीलवाड़ा में। यहाँ इसका जो विलीन हो जाता है बनास नदी में। ठीक है, बनास नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये भाव चित्र हो गया। दिवेर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, जो कि राजसमंद में है, और राजसमंद में ये बहने के बाद चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा के नंदराय गांव में ये बनास नदी में मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस नदी में एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? मेजा बांध। और मेजा बांध कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। ये हो गया आपकी कोठारी नदी, नोट करो। आगे बात करते हैं, आगे की नदी पढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे कौन सी नदी है चौथे नंबर पर? मेनाल जो नदी है उसका उद्गम होता है मांडलगढ़। उद्गम कहां से होता है? मांडलगढ़। मांडलगढ़ मैंने अभी आपको बताया भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, इसका उद्गम मांडलगढ़ में होता है, और मांडलगढ़ में ही दोस्तों इसका समापन हो जाता है बनास नदी में। मांडलगढ़ में ही ये बनास नदी में मिल जाती है, बनास नदी। ठीक है, लेकिन इसकी जो खास बात है वो ये है कि इस पर एक जलप्रपात है।
जलप्रपात तो जानते ही होंगे आप, जलप्रपात झरने को बोलते हैं। पहाड़ियों से जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वो झरने टाइप में गिरती है, तो वो जलप्रपात होता है आपका, ठीक है। और मेलान नदी पर मेनाल जलप्रपात है, मेनाल जलप्रपात, ये भी कहाँ है, ये भी मांडलगढ़ में ही है, ठीक है। तो मेनाल नदी की सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, मेनाल जलप्रपात है इस पर, ठीक है। और ये इसका उद्गम मांडलगढ़ से होता है और मांडलगढ़ में ये बनास नदी मिल जाती है, ठीक है। नोट करो, नोट तो कर ही लिया हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं 5वें नंबर पर खारी नदी की। कौन सी नदी है, खारी नदी, ठीक है। इसका उद्गम कहां से होता है, उद्गम बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से, बिजराल की पहाड़ियां कहाँ है, राजसमंद, यहां से इसका उद्गम होता है। बहाव क्षेत्र की बात करते हैं, राजसमंद, राजसमंद के बाद ये जाती है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद टोंक, और टोंक में राजमहल, राजमहल, बनास डाई खारी का जो त्रिवेणी संगम होता है वहां पे ये बनास नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये भाव चित्र हो गया। बात करते हैं इस नदी के बारे में। खारी नदी बनास की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है आपको, इंपोर्टेंट है। बनास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। एक बात ध्यान में रखनी है इस पर, खारी नदी पर, खारी नदी पर एक तो है खारी बांध, खारी बांध, और एक है खारी सिंचाई परियोजना, खारी सिंचाई परियोजना। ये दोनों संचालित है इस बांध, इस नदी पे, खारी नदी पे, और ये कहाँ है, भीलवाड़ा में है, ठीक है। ये हो गई आपकी खारी नदी। इसका उद्गम बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से होता है, भाव चित्र राजसमंद, उसके बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़गढ़, और राजमहल टोक में ये बनास नदी में मिल जाती है, जहां 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, बनास, डाई और खरी, ठीक है, टोक में। बात करते हैं आगे, बनास नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है हमारी खारी नदी, ठीक है। खारी नदी पर एक तो खारी बांध और एक खारी सिंचाई परियोजना है, जो कि दोनों कहाँ है, भीलवाड़ा में है। ये हो गई आपकी बनास नदी तंत्र पूरी कंप्लीट है, ठीक है। मेन मेन नदियां मैंने आपको बता दी, सहायक नदी वही आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं और आगे बताने का प्रयास करते हैं आपको नेक्स्ट नदी, ठीक है। बंगाली खाड़ी की अन्य नदियां जो है वो देख लेते हैं, ठीक। एक तो बनास हो गई, बनास नदी तंत्र आपने पूरा पढ़ लिया। तो आगे हम लोग जो बात करेंगे दूसरे नंबर पर हमारी जो नदी है, एक नंबर पर बनास नदी और दूसरे नंबर पर आपकी बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी, इसकी बात हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है। बाणगंगा नदी का उद्गम जो होता है वो होता है आपकी बैराट की पहाड़ियों से। कहां से होता है, बैराट की पहाड़ियां, और ये बैराट की पहाड़ियां पहले तो आती थी जयपुर में, ठीक है। बैराट की पहाड़ी पहले तो आती थी जयपुर में, लेकिन वर्तमान में आती है कोटपुतली बहरोड में, कोटपुतली बहरोड जिले में आने लग गई है, नया जिला बन गया, ठीक है। बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो बाणगंगा नदी की जो लंबाई है वो है 380 किलोमीटर, 380 किलोमीटर की लंबी नदी है अपनी बाणगंगा नदी, ठीक है। इसके उपनामों की चर्चा करते हैं, काफी इंपोर्टेंट है और क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। उपनाम, एक तो इसे बोलते हैं अर्जुन की गंगा, क्योंकि अर्जुन ने बाण के द्वारा ये नदी निकाली गई थी, इसलिए तो इसका नाम बाणगंगा है। तो एक तो इसका उपनाम जो है वो है अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा। एक जो इसका नाम है वो है रोंडित नदी, रोंडित नदी, क्योंकि वर्तमान में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब वर्तमान में नहीं बहती, इसलिए इसे रोंडित नदी बोलते हैं। एक जो नाम है इसका तालन नदी, और तालन नदी से स्थानीय भाषा में कहते हैं, स्थानीय नाम है इसका, स्थानीय नाम क्या है, तालन नदी। ये हो गई आपकी बाणगंगा नदी, हुई नहीं है अभी, आगे और पढ़ना है, लेकिन बाणगंगा नदी के उपनाम है, ठीक है।
आगे बात कर लेते हैं इसका बहाव क्षेत्र। बहाव क्षेत्र कहाँ है? तो ये जो नदी है, तो कोटपुतली बहरोड से बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। कोटपुतली बहरोड के बाद ये जयपुर में आती है, जयपुर के बाद दौसा, दौसा के बाद भरतपुर, और भरतपुर के बाद ये यूपी में आगरा में यमुना में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो इसका बहाव क्षेत्र लिख लीजिएगा आप, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, उसके बाद जयपुर, उसके बाद दौसा, दौसा के बाद भरतपुर, भरतपुर के बाद यूपी, और यूपी में आगरा में यमुना में मिल जाती है। ठीक है, ये हो गया इसका बहाव क्षेत्र। ठीक है, एक इसके किनारे पर जो सभ्यता है वो है आपकी बैराट सभ्यता। किनारे पर एक सभ्यता है वो है बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता, और इसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी। ठीक है, ये हो गई आपकी बाणगंगा नदी। उद्गम बैराट की पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड से, लंबाई इसकी 360 किलोमीटर है। उपनाम है अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, ताला नदी इसका स्थानीय नाम है। ये हो गया इसके उपनाम। इसके किनारे एक सभ्यता है बैराट सभ्यता, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की। बहाव क्षेत्र इसका कोटपुतली बहरोड में, इसके बाद जयपुर, दौसा, भरतपुर, और बाद में यूपी में आगरा में यमुना में मिल जाती है। ये होगी आपकी बाणगंगा नदी, ये नोट करो। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं एक नदी और है गंभीर नदी, जिसका उद्गम हमारे राजस्थान में गंगापुर सिटी से होता है, और बाद में ये भी यमुना में मिल जाती है। तो ये बंगाली खाड़ी की जो नदी है वो कंप्लीट हो जाएगी गंभीर नदी पढ़ने के बाद। ठीक है, तीसरी नदी है गंभीर। गंभीर उद्गम, उद्गम होता है गंगापुर सिटी। ठीक है, बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र है इसका गंगापुर सिटी। ठीक है, गंगापुर सिटी के बाद ये नदी सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद करौली, करौली के बाद भरतपुर, और भरतपुर के बाद यूपी में या आगरा में यमुना में मिल जाती है। ठीक है, ये भी बाद में यमुना में मिल जाती है। तो ये हो गया आपकी गंभीर नदी, उद्गम गंगापुर सिटी, बहाव क्षेत्र इसका गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, और उसके बाद में ये नदी यूपी के आगरा जिले में अपना जल यमुना में गिरा देती है। ठीक है, तो ये दोस्तों संपूर्ण बंगाली खाड़ी का अपातंत्र आज आपने कंप्लीट कर लिया। हमने 2 अपातंत्र कंप्लीट कर लिए, एक तो अरबसागरीय अपातंत्र, एक बंगाली खाड़ी का अपातंत्र। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आंतरिक अपातंत्र। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।